नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दृढ़ता पर। तो चलिए, सुबह के 10 बज चुके हैं। मैं कौशल गुप्ता रोज की तरह फिर एक बार हाजिर हूँ आप सभी लोग के लिए यहाँ पर यूपी पीसीएस और आरओ स्पेशल क्लास लेकर के। देखिए, ये वो क्लास है जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है। क्यों? क्योंकि यहाँ के जो प्रश्न है वो आपकी तैयारी के लिए चार चांद लगाने वाले हैं। मैं अपनी हर क्लास शुरू होने से पहले एक बार जरूर कह रहा हूँ कि जो भी छात्र एवं छात्राएं अभी इस मोड में है कि पेपर डेट आएगा तब पढ़ना शुरू करेंगे, अभी पेपर डेट नहीं आ रहा देखते हैं, तो उन लोगों के लिए सबसे रामबाण चीज है। अभी मैं समझता हूं कि पेपर में उस हिसाब से मन नहीं लगेगा। अभी आप 4 घंटा भी पढ़ेंगे तो आपको लगेगा बहुत पढ़ लिए हैं। इन सब का एक ही उपाय है कि आप प्रैक्टिस सेट को करें। क्या करें? प्रैक्टिस सेट को करें। अगर आप 1 साल 2 साल पढ़ लिए हैं तो आपको लगता है कि ठीक है पेपर आएगा देख लेंगे, तो उसके लिए आप बस प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करें, यहाँ पर मैं करा रहा हूं। साथ ही साथ इसके अगर पुराने क्लासेस नहीं देखे तो पुराने क्लासेस देख सकते हैं मेरे आप इसी यूट्यूब चैनल पर। और यहाँ पर जो चीजें आपको बताई जाती हैं उसके आप शॉर्ट नोट्स बनाइए अगर आपको लगता है कि हाँ ये मुझे नहीं जानकारी, और उसको रिवीजन जरूर करें, क्योंकि यही वो तरीका है जिसके जरिए आप दूसरों से आगे निकल सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज को अपने दिमाग में कंठस्थ कर लीजिए, याददाश्त में इसे बसा लीजिए और क्या कर लीजिए, अपनी आत्मा में इसे समा लीजिए। ठीक है, तब जाकर के तो आपका जो है निश्चित होगा सफलता। अन्यथा आप अगर उस मोड में हो कि देखेंगे देखा जाएगा, माय डियर, कुछ भी आज के समय में देखा जाने लायक नहीं, आज समय में करके दिखाना है। ठीक है, तो चलो अब आज इस क्लास को शुरू करते हैं। और फिर एक बार अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर जरूर कर ले। मेरे इस चैनल के इंस्टा आईडी दृढ़ता है /classes/31 है। अगर आपने यहाँ पर फॉलो नहीं किया जरूर जरूर कर ले। अगर आप मुझसे पर्सनली जुड़ना चाहते हैं तो मेरा है K/G/love और /simplicity। ये जो है मेरी पर्सनल आईडी है, यहाँ के जरिए भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है जल। जी भैया, जल रोकथाम एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम को निम्नलिखित में से किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? बताइए इसका सही जवाब क्या होगा, फटाफट जवाब दीजिए। सिर्फ वर्ष पूछ रहा है आप लोगों से। देखिए, आपके ऐसे ही प्रश्न आते हैं, यहाँ पर जो प्रश्न आते हैं आपके ऐसे ही आते हैं, डायरेक्ट आपसे पूछ लेता किस वर्ष कौन सा चीज यहाँ पर शुरू हुआ था। ठीक है, बहुत डिटेल में आप लोगों से नहीं पूछता। तो यही अच्छाई है कि पर्यावरण से और ऐसे सारे एक्ट के संबंध में जो प्रश्न आते हैं पर्यावरण के अंतर्गत, उससे आपसे बस उस वर्ष के किस वर्ष लागू हुआ था या थोड़ा मोड़ा पूछ लेता है कि क्या काम होता है, बस। अदरवाइज इससे कुछ भी अलग वो नहीं पूछता है। ठीक है, तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया, आइए जानते हैं क्या है कैसे है। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया है, 23 मार्च 1974। जी भैया, यह एक्ट जो है 23 मार्च 1974 को जो है लाया गया था। देखो, इस एक्ट को लाने का पूरा सोल पर्पज यही था कि हमारे यहाँ पर जल को जिस प्रकार से दोहन किया जाता है, जल का हम लोग जिस प्रकार से दुरुपयोग करते हैं, उसमें होने वाली सभी प्रक्रियाओं को नियंत्रित करना, उसको रोकथाम करना और उसको क्या करना, उसको एक प्रोसेस के जरिए करने से सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स लग रहे हैं, क्यों शहरों में लग रहे हैं, नदियों के पहले, ये सब जल अधिनियम के अंतर्गत ही काम करते हैं। ठीक है, आपको पता है जल शक्ति मंत्रालय भी हमारे आज जो है हमारे इंडिया में अलग से है। तब नहीं था, अभी ये हाल ही में बना है, शायद 3-4 साल ही हो रहे हैं, 2019 के बाद ही बना था, मुझे इतना याद है। तो ये सारी चीजें क्यों हो रही है? क्योंकि आपको पता है अभी देखो जिस हिसाब से गर्मी पड़ रही है, इस गर्मी में आपको जल ही ढूंढते हैं। लेकिन कुछ हिस्सों में अभी भी जल एक बहुत बड़ी समस्या है, खासकर जो पठारी क्षेत्र हैं या जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, वहां पर क्या है, जल एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या बन जाती है। खासकर कृषि के लिए भी, सिंचाई के लिए भी जल की आवश्यकता होती है। तो उन सब चीजों का सही उपयोग हो, सही तरीके से पहुंच हो सके, तो उसके लिए क्या है, आप उसको पहले रोकथाम करें जो प्रदूषण हो रहा है, और साथ ही साथ उस जल के प्रदूषण में कमी लाना, और साथ ही साथ जो अन्य जल हैं उनको सही तरीके से उपचारित करके अन्य लोगों तक पहुंचाना। ठीक है, जैसे आप शहरों में देखते हो कि नदियों का पानी आपको जो है क्या है, पीने के लिए प्रदान किया जाता है, जो उपचारित होता है। ठीक है, चल अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मैंने इसका जिस्ट बता दिया, कब लागू हुआ बता दिया, यही बस आपको जानना है, इसके अलावा कुछ नहीं जानना। इसके अलावा पूछता ही नहीं, कभी नहीं पूछा ना पूछेगा। कोई भी स्टेट एग्जाम उठा लेना, एमपी से लेकर के मैं कह रहा हूँ यूपी तक, बिहार से लेकर मैं कह रहा हूँ हरियाणा तक, नहीं पूछा तो नहीं पूछा, राजस्थान तक नहीं पूछा। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, विश्व जैव विविधता दिवस। विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया, किस तिथि को मनाया जाता है, जवाब दीजिए। चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होता। मेरी बातों विश्वास ना हुआ करे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देख लिया करो यार। देखिए, ये मनाने का काम होता है हर साल 22 मई को। क्यों?
क्योंकि भैया कन्वेंशन ऑफ CBT जिसे कहते हैं कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी आपका जो है 22 मई 1992 को हुआ था। ठीक है, जो ये कन्वेंशन इस तारीख को हुआ था, उसी के बाद से हर साल जो है 22 मई को जैव विविधता दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया गया था। ठीक है, तो ये कन्वेंशन जिस दिन हुआ था उस दिन की वजह से ये जो है मनाने का फैसला किया गया था। देखो इस साल जो आपका 2024 का, जी भैया 2024 का यहाँ पर अभी से प्रस्तावित है, आप लोग जान लो, हो सकता है पूछ ले। देखो ये बेसिक से पूछ लेता है, इस साल का आपका जो है कोलंबिया में होने वाला है, जो इस साल का CBD होने वाला है, यानी क्या, कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कन्वेंशन होता है, मतलब एक समारोह होता है, ये आपके कहाँ कोलंबिया में होने वाला है। और इस बार का जो यहाँ पर पिछली बार का थीम था वो क्या था, बी पार्ट ऑफ द प्लान। क्या था भैया, जो थीम 2023 में यहाँ हुआ था, 2023 में हर साल होता है, तो 2023 का थीम क्या था, बी पार्ट ऑफ द प्लान। ठीक है, ये सारी चीजें देखो मैं क्यों बता रहा हूँ, थीम अक्सर पूछ लेता है, कुछ राज्यों में पूछ लेता है, यूपी में भी अच्छा खासा पूछ लेता है। मैं इसलिए आपको बताता रहता हूँ ना अन्य राज्यों के बारे में, क्योंकि देखो आप यार PCS की तैयारी कर रहे हो, अन्य राज्यों का देने में क्या जाता है, थोड़ा सा स्टेट स्पेसिफिक अलग हो जाता है, उसके लिए 1-2 महीना पढ़ लो, बाकी तो सारी चीजें लगभग सेम होती हैं, पढ़ वही रहे हो, केवल 10-15 क्वेश्चन का अंतर है, तो उसके लिए थोड़ी सी अलग तैयारी कर लो, क्या जाता है। तो इसलिए मैं इस बेसिस पढ़ाता हूँ कि आप लोग को ये दिमाग में रहे कहाँ कैसे, क्योंकि ऑलवेज प्लान बी, ऑलवेज वर्क्स ऑन प्लान बी। ठीक है, क्यों, क्योंकि आपका प्लान अगर वर्क नहीं करता, प्लान बी आपका क्या होता है, एक बैकअप होता है, जो आपको कहीं ना कहीं एक क्या देता है, एक आपको स्टेबिलिटी देता है, मेंटली सुकून भी देता है, अगर प्लान बी भी वर्क कर जाए बहुत असर होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सूची एक वन्य जीव अभ्यारण्य दिया है, राज्य दिया है, बताओ इसका सही जवाब क्या होगा। आइए जानेंगे क्या है कैसे है, बहुत आसान है, इन सारों के बारे में मैंने आपको बताया हुआ इसी क्लास में। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं गलत नहीं करोगे, फटाफट बताओ क्या होगा इसका सही जवाब। तो देखो भैया जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया मैं बता देता हूँ, फिर आप लोग देखिएगा। इसका सही जवाब क्या दिया, 2 1 4 3। जी भैया 2 1 4 3। देखो बहुत लोग को पेरियार का पता होगा, तो पेरियार का आप देखो 4 है, तो सी का 4 जो है कहाँ दिया, तो सी का 4 देखो केवल एक ही जगह दिया है, बी में, और कहीं दिया ही नहीं है। क्योंकि नाम दफा अरुणाचल प्रदेश ए का 2 कहाँ दिया, तो ए का 2 केवल एक ही जगह दिया है। मैं कह रहा हूँ ये ऐसे नाम थे ना जो आपको पैसे बांदीपुर और नाम जाओ मान लो कंफ्यूज हो गए, लेकिन पेरियार इतना बार पढ़ चुके होगे कि मैं कहता हूँ बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होगे, इतना इतना इजी ऑप्शन दिया इसमें कि तुम्हें ऑप्शन देख के इसका जवाब तुरंत पता लग गया होगा, 3 का नहीं भी पता होगा। हाँ यूपी के पेपरों में एक खासियत है, ऐसा खासियत होता है स्टेट पीसीएस एग्जाम्स में कहूँगा खासियत है कि यहाँ पर जो है अगर ऐसे प्रश्न देते हैं थोड़ा सा ऑप्शन को बहुत उलझाते नहीं है, एक फायदा ये चीज मैंने देखा। ठीक है, तो चलो इसी, हाँ थोड़ा सा जानते हैं नाम दफा, नाम दफा के बारे में जान के चलिए। इसकी ये जो है 1983 में स्थापित हुआ था। ठीक है, ये 1983 में स्थापित हुआ था, और साथ ही साथ आपको मैंने बता ही दिया कि ये कहाँ पर किस जगह पर है। ठीक है, ये कहां पर किस जगह पर है, इसके अंतर्गत देखो टाइगर रिजर्व भी, नाम दफा के अंदर टाइगर रिजर्व भी आपका स्थित है। ठीक है, उसके बाद चलो उसके बाद देखो यहां पर दूसरा क्या दे रहा है आपका, बांदीपुर। ठीक है, क्या नाम है दूसरा, बांदीपुर। बांदीपुर मैंने कहा बताया, कर्नाटक में। आप देखिए दरअसल आपका जो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जो है ये उसी का पार्ट है। ठीक है, बांदीपुर जो है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जो है वहां का पार्ट है, और इसकी स्थापना भी 1974 में हुई थी, और इसमें जो है आपका टाइगर रिजर्व का भी चलता है। ठीक है, तो ये जाने रहना। ओके, उसका सी की तरफ बढ़ते हैं। सी आपका क्या है यहाँ पर, पेरियार। तो पहली बार पेरियार में देखो टाइगर रिजर्व भी है और एलिफेंट रिजर्व भी है। ठीक है, आपको मैंने अभी करंट अफेयर्स क्लास में क्या बताया कि आप टाइगर और एलिफेंट रिजर्व को क्या कर दिया गया है, मर्ज कर दिया गया है, लेकिन आपको यहाँ पर जानना चाहिए। ठीक है, ओके। और आपको पता है जो कार्डमन हिल है, कार्डमन हिल, CARDAMON। ठीक है, जो कार्डमन हिल है आपका ये उसी के बीच में स्थित है, कौन सा, पेरियार। ठीक है, और पेरियार नदी भी यहाँ से बहती है, तो इसलिए भी ये जाने रहिएगा कि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, समझ गए। उसका बाद आखिरी क्या है, लाम जाओ। देखो लाम जाओ के बारे में एक बहुत ही खासियत चीज आपको पता होना चाहिए कि लाम जाओ जो है आपका ये विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है। ठीक है, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है, ये आपको पता होना चाहिए। और इसके अलावा इसकी स्थापना तो 1977 में हुई थी। ये आपके जो लोकटक लेक नहीं है, जो भैया आप जानते हो साफ पानी का आपका लेक है जो आपके मणिपुर में है। ठीक है, तो लोकटक लेक का ये जो है पार्ट होता है। ठीक है दोस्तों, ये चीज आप लोग जाने रहिएगा। और
और चलो इसी के साथ अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन अम्ल वर्षा के कारण क्षतिग्रस्त होते हैं? बताओ कौन सा अम्ल वर्षा के कारण क्षतिग्रस्त होते हैं, जवाब दीजिए। नॉर्वे, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा। बताइए यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होगा। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, आप केवल दिमाग ये लगाइए कि अम्ल वर्षा क्या होता है, ठीक है। अगर आप सोचो चलो, और अम्ल वर्षा अगर जहां भी होगा तो वहां पर नुकसान तो होता है, लेकिन इस प्रश्न में अगर चारों चीज दे रहा है और यहां ऑप्शन केवल दो दो दे रहा है, समझिएगा, तो आप तो ये चीज जान जाओगे कि यहां पर इन चारों में कंपेरेटिवली कुछ ज्यादा चीजों की बात कर रहा होगा। क्योंकि अगर चारों जगह ऑप्शन देता तो ये समझ में आता कि हाँ यार नुकसान तो हर जगह होता है, नुकसान तो हर जगह होता है अम्ल वर्षा से, इसमें कोई इफ और बट नहीं है। लेकिन दो ऑप्शन देने के पीछे रीजन क्या हो सकता है कि कहीं दो जगहों पर इससे ज्यादा नुकसान होता है। तो इसका सही जवाब क्या है भैया, 1 और 4। क्यों, आप समझिएगा। आप देखिए नॉर्वे अगर आप देखेंगे या कनाडा देखेंगे, आप देखेंगे कि ये दोनों पोल से सटे हुए एरिया है, पोल से सटे हुए एरिया, ध्रुवीय जो है यहाँ पर इनका संबंध होता है। तो वहां पर जब पर्यावरण प्रदूषण बढ़ता है, और अम्ल वर्षा का प्रमुख कारण ही होता है पर्यावरण प्रदूषण के कुछ कंटेंट्स का बढ़ने से, सल्फर डाइऑक्साइड, इन सब चीजों का बढ़ना होता है। तो ये क्या करेंगे, एक तो वहां का टेम्परेचर आप जानते ही हैं कि किस प्रकार से जो है संवेदनशील क्षेत्र है, ज्यादा वहां पर अगर इस तरह की चीजें होंगी तो वहां बर्फीली एरिया है और वहां के ग्लेशियर पिघलने लगेंगे, जो बहुत ही जनजातियों को, वहां के लोगों के लिए दिक्कत करेंगे। तो इस वजह से ये इन दोनों जगहों के लिए बहुत ज्यादा। आप अगर फ्रांस और जर्मनी देखेंगे तो यहाँ उस स्तर पर देखोगे, ये ध्रुवीय जो है, अगर आप देखोगे ध्रुवीय से नीचे आप आ जाइए, आप देखेंगे ये आपके उष्ण कटिबंधीय से ऊपर के एरिया में बैठते हैं, ठीक है। अगर आप इन दोनों एरिया को देखोगे तो क्या होता है, यहाँ पर उसका असर इतना नहीं देखने को मिलेगा जितना यहाँ। अभी फ्रांस, जर्मनी और इंडिया में पूछे तो फ्रांस जर्मनी में ज्यादा नुकसान होगा इंडिया कंपेयर में, ठीक है। समझिए इस चीज को। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वर्ष केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन किया गया? चलो ये क्वेश्चन आज मैं शायद 7वीं बार कराने जा रहा हूं, क्योंकि मैंने कराने का मतलब ये है कि या तो मैंने बताया हुआ है या तो प्रश्नों में आया हुआ है, सारी चीजें यहाँ पर। स्थापना कब की गई थी, किनके द्वारा की गई थी, क्या इसका लक्ष्य था, और ये कहाँ तक कर रहा है, किसके साथ इसकी स्थापना की गई थी, हर चीजों के बारे में इसको बताया हुआ है। अगर आपको लगता है नहीं बताया हुआ है, आप मेरी पुरानी क्लासेस देख लीजिएगा, माय ओल्ड वीडियोज, या अगर आप मेरी इस क्लास के नोट्स बनाते हैं तो अपने नोट्स में कहीं देखिएगा, कहीं आपको केंद्रीय गंगा प्राधिकरण, इससे जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों का पूरा आपको जखीरा देखने को मिल जाएगा। कुछ भी कहता नहीं हो, जो करता हूं वो बताता हूं, क्योंकि वही जो सच होता है वही जताना भी अच्छा लगता है। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया है भैया, 1985, ठीक है। जितने लोगों ने यहां पर क्या 1985 जवाब दिया है वो सही कर ले, ठीक है। क्लियर, समझ गए? मैंने बताया ना, दरअसल आपके जब 1984 में गांधी जी, इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई थी, उसके बाद जब आपके राजीव गांधी जी आए थे, तो राजीव गांधी जी के ही कार्यकाल में केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना की गई, जिसका लक्ष्य था कि गंगा को साफ सुथरा करना। तो उसके लिए पूरी एक प्राधिकरण बनाई गई थी, एक्ट लाया गया था, काफी चीजें हुई थी, ठीक है। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन आर्थिक क्रिया में शामिल नहीं होगी? चलो ये प्रश्न भी मैंने कराया हुआ है, बताइए। ये प्रश्न भी मैंने आप लोग को कराया हुआ है, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। अभी देखो, अभी मैंने इसी चीज पर देखो, अभी इसी चीज पर एक तुम लोगों को पता है कि नहीं, अभी ये प्रश्न आया, अभी मैं कल ऐसे मोबाइल चला रहा था तो मेरे सामने एक चीज आया, जो कांग्रेस गवर्नमेंट का एक आपका महालक्ष्मी योजना का एड कैंपेन बना है, ठीक है, एड कैंपेन बना है। उसमें देखिए एक चीज का जिक्र करता है उस कैंपेन में, देखो जो चीजें हैं जानो समझो। उसमें ये कहता है, उस एड कैंपेन मैंने देखा कि ये कहता है कि 8 घंटे आप यहाँ काम करते हो, 8 घंटे आप जाकर के घर पे काम करते हो, लेकिन जो आप घर पे काम करते हो उसका कोई आपको तो वैल्यू होता नहीं है, वो सामाजिक सेवा में चला जाता है। तो वो क्या होता है, वो आपके आर्थिक क्रिया में कहीं से आपको वो बेनिफिट नहीं मिल पाता है। आज जो वर्कोहॉलिक वुमेन्स होती हैं वो क्या करती हैं, वो चाइल्ड रेज करने के लिए भी सोचती हैं, वो चाइल्ड प्लानिंग करती हैं कि इस वे में हम चाइल्ड प्लान करेंगे, इस वे में बच्चा करेंगे, फिर उसको बड़ा करेंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि हम अगर चाइल्ड रेज करेंगे तो हमारा 3 से 6 महीना स्टार्टिंग का खराब होगा, फिर उसको चाइल्ड रेज करते समय हमारा जो प्रोडक्टिविटी, हम दिन भर में जो 12 घंटा काम कर रहे हैं वो हम 6 घंटे 8 घंटे ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। तो प्लानिंग करना पड़ता है। इसी वर्ड, एक प्लानिंग वर्ड क्यों आता है आज के समय में, फैमिली प्लानिंग, चाइल्ड प्लानिंग और जो है चाइल्ड रेजिंग प्लानिंग, यही सब रीजन है, ठीक है। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि जो आपका डी ऑप्शन है यही है। ये भैया देखो,
करते सब है, खासकर घर की माँ जो होती है, कहते नहीं कि वो बिना सोचे समझे करती, जी भैया, लेकिन ये उस आर्थिक क्रिया में कहीं भी शामिल नहीं होता है, ठीक है, समझ गए। इसलिए मैंने दोनों एग्जाम्पल से, आप लोग अगर नहीं समझो तो एड कैंपेन देख लेना कि कांग्रेस एड कैंपेन महालक्ष्मी योजना, शायद उसमें जब चीज़ों को बताया गया बहुत अच्छे से, वो आप समझ जाएंगे, ठीक है। ये इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि वो 30 सेकंड का वीडियो है, 1 मिनट का वीडियो, आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा अगर आप समझदार होंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत में पूंजी निर्माण के आंकड़े एकत्रित करने का काम किस संस्था द्वारा किया जाता है? चलो, अगर आप लोग सोच रहे हैं सर आप इनकी बात ही कर, नहीं, देखो जो चीज़ें अच्छी मेरा बताना फर्ज है, वो किसी भी पार्टी से हो, किसी भी चीज़ से हो। मैं बार बार कहता हूँ, आप एक स्टूडेंट हैं, आपके लक्ष्य है केवल गवर्नमेंट नौकरी, ठीक है। आपकी अपनी पसंद हो सकती है, पॉलिटिकल पसंद, चाहे जो वो, आपका स्वागत है, क्योंकि लोकतंत्र की स्थापना का मतलब ये है कि अपने हिसाब से चीज़ों को पसंद करना, नापसंद करना, लेकिन वो पसंद नापसंद अगले को इफेक्ट, अगले को बुरा असर ना डाले, ये भी चीज़ होता है। कहानी है कि लिमिट लगाई गई है हमारे संविधान में, ठीक है, आप स्वतंत्र हैं, लेकिन उस स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं कि दूसरे को आप परेशान करें, जी जाने देना। तो देखिए भैया, जितने लोगों ने यहाँ पे इसका सही जवाब क्या दिया है, आरबीआई तथा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। देखिए भैया, आरबीआई क्या करता है, हमारे देश में आरबीआई डाटा लेकर के आता है। आप जानते हैं आरबीआई रेपो रेट और ये सारी चीजें जारी करता है। क्यों? ये जो है हेल्पफुल होती हैं आपके देश के इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। साथ ही साथ वो पूरी चीजें एकत्र, आरबीआई ये भी डाटा लेता है कि किस प्रकार की जो है आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ रही। तो ये सब चीजें जो है क्या काम में आती है, आपकी पूंजी निर्माण कितना हो रहा है, ये सारी चीजें वहां हेल्पफुल होती हैं। उसके साथ ही साथ ये संगठन की स्थापना ही की गई है, CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, जो बेसिकली यही करता है कि किस इंडस्ट्रियल में जो है किस प्रकार के यहाँ पर चीजें ग्रोथ हो रही हैं, इससे देश को कितना पूंजी आ सकता है, इन सारी चीजों को जो है ये क्या करता है, आकलन करता है, उसकी पूरी रिपोर्ट बनाता है और उसको जो है क्या सरकार के सामने पेश करता है, ठीक है। तो ये दोनों काम करते हैं, जाने रहेगा, ठीक है। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर, पूर्वोत्तर के सभी राज्यों की राजधानियों को रेल नेटवर्क से जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। चलो, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऐसे प्रश्न आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं, ठीक है, ऐसे प्रश्न आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं। लेकिन अभी यहाँ पर एक चीज ट्विस्ट है, इसलिए हो सकता है कि शायद आप लोग को अरे सर ये तो मुश्किल है, लेकिन कोई बात नहीं, पहले जवाब जानते हैं, फिर आप खुद ही बताएंगे कि मुश्किल है कि आसान है। क्योंकि आपको मैं बार बार कह रहा हूँ, आपके स्टेट लेवल एग्जाम्स में कुछ हल्का सा स्टैटिक भी पूछ लिया जाता है, जो आपको लगता है कि करंट में समझा जाए कि स्टैटिक समझा जाए, तो इसलिए इसको समझना जरूरी है। देखो भैया, 2023 तक, अब आप कहोगे सर 2024 में खड़े, 23 का क्वेश्चन कहाँ आएगा? आ सकता है भैया, क्योंकि बहुत पुराना नहीं है और इतना चलता है उसमें, ठीक है। दरअसल 15 क्या नाम है इसका, सही जवाब है क्या कि जो है 2023 तक जो है यहाँ पर करना है। इसके लिए गवर्नमेंट ने 5,521.4 करोड़ रुपए जो है आवंटित किए हैं, और इसकी मदद से पता है केवल और केवल 51.38 किलोमीटर, कितना, 51.38 किलोमीटर की जो है पटरी बनाई जाएगी। अब आप कहोगे सर इतने कम किलोमीटर के लिए इतना, भैया आप पर्वतीय क्षेत्रों की बात करो, वहां पर 1-1 किलोमीटर अगर आपको रेलवे बनाना है ना, मतलब पटरी बिछानी, तो इतना समय लग जाता है। अभी वहां कुछ जगहों पर चालू भी हो चुका है, ऐसा नहीं है कि कई जगहों पर चालू हो गया है, लेकिन अभी उस लक्ष्य तक पहुंचे नहीं, 2023 तक चला गया, अलग बात है। क्या होता है ना कि वहां पर काम करने में आपको पहली बात तो है कि पर्वतों से जाना पड़ेगा, वहां का ज्योग्राफिकल एरिया देखना पड़ेगा, कई सारी दिक्कत होती हैं, तो उन सबसे गुजरने के बाद करना पड़ता है। तो वहां पर 1-1 किलोमीटर बैठाने में इतना ज़्यादा खर्चा लग ही जाता है। अपने लोग की तरह क्या कहते हैं, प्लेन एरिया नहीं है ना, कि एक बार आओ, रोलर चलाओ, फिर मारो, फिर चलाओ, फिर जो है गिट्टी बिछाओ, ऐसे करते चले जाओ। पता लगता है कि 1 महीने में अगर जमीन मिल गई तो 1 महीने में, 1.5 महीने में तैयार कर देते हैं 1-2 किलोमीटर की पटरी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मुंबई शहर में शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित किया गया। चलो बताओ भैया, मुंबई ने इस हिसाब से जो है अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाया है, उन्होंने ये कहा है कि हम इस तरह से शून्य कार्बन उत्सर्जन की तरफ बढ़ जाएंगे कि हम मुंबई को आने वाले समय में, जैसे 1700 में आपका मुंबई होता था प्रदूषण के मामले में, जी भैया 1700 में आप सोचिए, उस तरह का मुंबई हम बना देंगे। उन्होंने कहा हम 2050 तक जो है सब बना देंगे। आपको पता है इंडिया का लक्ष्य है 2070 तक, ठीक है, ये चीज़ आप जानते हैं, लेकिन मुंबई ने अपना लक्ष्य 2050 तक रखा है। बातें बड़ी बड़ी हैं, लेकिन अगर जाके देखोगे क्या ही चल रहा है यार। शून्य उत्सर्जन करने के लिए ना किसी जगह पर सबसे पहले तीन चीज़ों पर बहुत अच्छे से फोकस करना पड़ेगा। आपका ट्रांसपोर्टेशन आप पहले न्यूट्रल कर लो, बहुत बड़ी चीज़ है। उसके बाद दूसरी चीज़ क्या है कि आप जो है लोगों की ज़िंदगी को, जो आप लोग अपशिष्ट होता है, जो क्या कहते हैं कूड़ा, उस मैनेजमेंट को सही करो। ये दो चीज़ें अगर आप सही कर लोगे, बहुत बड़ा आपके उत्सर्जन में कमी आ जाएगा, ठीक है।
और तीसरी चीज़ है वहाँ पर जो है कुकिंग के तरीकों में और जो ये संसाधन है उनके जो है चीज़ों में थोड़ा सुधार लो। ये सब चीज़ करोगे तभी आप शून्य उत्सर्जन की तरफ बढ़ सकते हो भैया, वरना कहना आसान है और कितना जल्दी होगा आपको भी पता ही, हमारा इंडिया है, यहाँ बातें बड़ी बड़ी काम उतना ही खड़ी खड़ी। यूएनओ द्वारा किस वर्ष को अंतरराष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया, बताए इसका सही जवाब क्या होगा। 2022 को, 2023 को, 2025 को, 2030 को, बताए इसका सही जवाब क्या होगा। तो देखो भैया जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया है, जी भैया क्या दिया है 2023। जी भैया जो आपका बीता हुआ साल था, इसमें दरअसल 15 दिसंबर 2023 को जब ये बैठक हुई थी तो उसमें जो है ये हुआ था। और आपको एक चीज पता होना चाहिए, आपको पता है हर व्यक्ति को पर डे आपसे प्रश्न में पूछ सकता है, क्योंकि मोटा अनाज घोषित किया गया है कि एक व्यक्ति को प्रतिदिन कम से कम कितने ग्राम जो है मोटा अनाज खाना चाहिए। तो प्रति व्यक्ति को कम से कम एक दिन में 30 ग्राम मोटा अनाज खाना चाहिए। आप में से बहुत लोग सोचते हैं यहाँ पर कि इंडिया का जो डाइट प्लान है वो बहुत गड़बड़ है, लोग इसकी वजह से मोटे हो जाते हैं। माय डियर, एक चीज जान के चलिए, इंडिया का डाइट प्लान इतना जबरदस्त और इतना अच्छा है कि यहाँ हम लोग अपने भोजन में डाइट में क्या मोटा अनाज भी रखते हैं, हम अपने क्या दाल भी रखते हैं। बहुत ज़बरदस्त इंडिया का डाइट प्लान है। आप मोटे होते उसका रीज़न है आप जंक फूड ज़्यादा खाते हो, या आप सुबह से लेकर के रात तक थोड़ा सा भी एक्सरसाइज नहीं करते हो, उसकी वजह से होते हो। अदरवाइज इंडिया का डाइट प्लान बहुत ज़बरदस्त है। हमारी तरह या पिज्ज़ा और ये क्या सैंडविच का जोर हमारे इंडिया में नहीं है, हमारे यहाँ सब नहीं चलता। हमारे यहाँ देखोगे एकदम एकदम क्या देखोगे, दाल चावल रोटी सब्जी, ये सब चीज़ों में कहाँ फैट है, कहीं फैट नहीं मिलेगा। देसी घी कहाँ है, अगर तुम सरसों का तेल खा रहे हो कहाँ है। फालतू की चोचले मत पड़ो, बहुत ज़बरदस्त इंडियन डाइट है, बस सही से फॉलो करो, खाओ और बढ़िया से जो है एक्सरसाइज करो, ठीक है। यहाँ फैट वेट नहीं होगा। आप धर के पिज्ज़ा खाओगे, कोल्ड ड्रिंक पियोगे तो मोटापा तो आएगा ही। भारत सरकार द्वारा अभी तक कुल कितने मुक्त व्यापार समझौते किए जा चुके हैं, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए जवाब दीजिए। देखो इस प्रश्न को समझने के लिए अब आप देखो, ये चीज जो है ये ऐसा क्वेश्चन है जो आपके सामने तो आ गया, लेकिन इसे प्रश्न में गलतियां होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि आप कहीं डाटा में देखोगे तो अभी तक मैं पढ़ रहा था कि अभी तक भारत ने 50 के लगभग जो है मुक्त व्यापार समझौते कर लिए, लेकिन आप यहाँ प्रश्न में 50 देखोगे नहीं। यहाँ पर अगर तुम इसका जवाब देखोगे तो यहाँ पर इसका जवाब क्या है, 13 दे रहा है। लेकिन कितने समझौते किए गए हैं अभी यहाँ पर पता है, 50 देशों के साथ भारत ने, जी भैया 50 देशों के साथ भारत ने अभी तक, केवल बताओ अगर मुक्त व्यापार समझौता कर लिया है तो अगर एक देश के साथ तुम एक लेकर चलोगे तो 50 हो गए ना। लेकिन यहाँ का जवाब 13 है, ठीक है। क्यों, क्योंकि कुछ चीजें स्टैटिक होती, कुछ चीजें बदला करती हैं। अब ये प्रश्न भी अपने आप को पूर्ण नहीं कर रहा है कि किस हिसाब से। देखो आपको पता है कि व्यक्ति व्यापार मुक्त व्यापार समझौता कई तरह से होते हैं, एक कंप्रेहेंसिव इकोनॉमिक, एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है, कई तरह के होते हैं, ठीक है। तो यहाँ अगर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात कर रहा है तो 13 मान के चलते हैं। बाकी इकोनॉमिक जो आप देख रहे हैं मुक्त व्यापार समझौते, जहाँ पर मुक्त व्यापार समझौता क्या होता है कि हमें छूट मिलेगी, हम व्यापार कर सकेंगे, वहाँ पर जो टैरिफ लगता है उसमें छूट मिलेगी, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। तो इस तरह की चीज़ों को है। तो आप 13 जान के चलिए अगर आपको ऐसे प्रश्न आते हैं, वरना अभी तक भारत ने 50 देशों के साथ जो है मुक्त व्यापार समझौतों पर जो है हस्ताक्षर कर लिए अभी तक, ठीक है। 2022 तक का डाटा था मेरे पास। आर्थिक सहयोग और व्यापारिक समझौता ECTA 2022, क्या नाम है, इकोनॉमिक कम्प्रेहेंसिव ट्रेड एग्रीमेंट, ठीक है। इकोनॉमिक कम्प्रेहेंसिव ट्रेड एग्रीमेंट, इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट, ठीक है। कम्प्रेहेंसिव नहीं, शायद कोऑपरेशन होगा, आर्थिक सहयोग है तो सहयोग में कोऑपरेशन होगा। एंड ट्रेड एग्रीमेंट 2022 किन दो देशों के मध्य संपन्न हुआ, चलो बताओ किन दो देशों के मध्य संपन्न हुआ, जवाब दीजिए। चलिए दोस्तों बताइए, बहुत ही आसान सा प्रश्न है। अब देखो अभी मैं जिक्र कर रहा था, अब देखो ये चीजें आ गई तो अब ये आपको पता होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। मैंने बताया नहीं, अब मैंने कल या परसों क्लास में बताया कि भारत का करंट अफेयर्स की क्लास में बताया था। मैंने करंट अफेयर्स की क्लास में कहा था कि आपके जो है स्टेट लेवल एग्जाम में प्रश्नों में ये पूछ लेता है कि किस देश के साथ किस तरह की साझेदारियां हुई, किस विषय पर हुई, किन क्षेत्रों में हुई, ये चीजें पूछ लेता है। अब देखो उसी का एक यहाँ पर झलक आपको मिल भी गया, ठीक है। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया है,
भारत और ऑस्ट्रेलिया, जो ने क्या भारत और ऑस्ट्रेलिया जवाब दिया है वो सही कर लीजिए। दरअसल जो अभी इन लोगों के बीच व्यापार है, उस व्यापार को ये जो है 45 बिलियन से लेकर के 50 बिलियन तक जो है ये अपने व्यापार को बढ़ाना चाहते हैं। कब तक भैया, ये आपको पता है, सन भी आपको पता होना चाहिए, ये अगले 5 सालों में, यानी कि 2027 तक ये अपने आपसी ट्रेड को 45 से 50 बिलियन प्रति साल जो है पहुंचाने का लक्ष्य रखें इस एग्रीमेंट के जरिए। क्लियर जी, समझ गए जी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सहारा के संस्थापक जिनका 2023 में निधन हुआ, निम्नलिखित में से कौन है, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। रजनी कठोरी, सुब्रत राय, चंद्रमोहन या फिर एस वेंकटरमन। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया भैया, फटाफट जवाब दीजिए। जितने लोगों ने यहां पर क्या सुब्रत राय जवाब दिया है। देखिए भैया, सुब्रत राय जी ने सहारा परिवार की स्थापना 1978 में की थी और इनका जो अभी हाल ही में निधन हो गया। अभी हाल ही में आप लोग देखते हो स्कैम सीरीज चल रही थी, स्कैम सीरीज जो आपके देख सकते हो, स्कैम 1992, स्कैम 2000, एक और आया था स्कैम 2003 था शायद ना। अब स्कैम 2010 जो है लाने जा रहे हैं, स्कैम जो बना रहे हैं, उसमें सुब्रत राय जी के ही स्कैम के बारे में बताया। जी भैया, इन्होंने स्कैम किया था, इसी वजह से आज इनके सहारा परिवार में कई करोड़ लोगों का पैसा जमा है जो बेचारे परेशान हैं। तो उस स्कैम पर मूवी बना। खैर अभी एक लंबी कहानी है, उस पर नहीं जाते, लेकिन मैंने आपको कहा एक जिस्ट पता होना चाहिए। तो 1978 में बनाया था, अभी इनका हाल ही में निधन भी हो गया है। और इनकी जो सहारा, आप देखते कि पहले इंडियन क्रिकेट टीम या हॉकी टीम काफ़ी जगहों पर सहारा के लोगो होते थे। क्यों? क्योंकि वो जो वहाँ पर इन्वेस्ट करते थे, ठीक है, वो भी उनका एक तरीका था अपने आप को मार्केट में रखना। अगला प्रश्न है, फ्रेंच ओपन 2023 पुरुष एकल खिताब के विजेता है, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। एक चीज मैं आपसे बार बार कहता हूं, मैंने मतलब हमेशा जो व्यक्ति आपको हमेशा अगर हंसता हुआ मिले, ये मत सोच लेना कि बहुत खुश है। मैंने बार बार कहा आपसे, असलियत क्या होती है ना, वो शायद आपके साथ खुश है बस, नहीं खुश नहीं है वो। हो सकता है आपके साथ खुश है या खुश होने की दिखावा कर रहा है, लेकिन वो इतना खुश नहीं होता, कोई नहीं होता है। आप जिंदगी में कुछ भी अच्छा और बड़ा करना चाहेंगे ना, तो आप परेशान रहेंगे, ये जीवन का सत्य है। तो जितने लोगों ने यहाँ फ्रेंच ओपन 2023 का यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया है भैया, देखो ये 28 मई से 11 जून 2023, क्या 28 मई से 11 जून 2023 के बीच में जो है ये हुआ था। ये भी पूछ सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। फ्रेंच में हुआ, यानी कि फ्रांस में ही हुआ था। ये जो है देखो 93वां, ये जो आपका हुआ ये 93वां ग्रैंड स्लैम था। क्या था? 93वां ग्रैंड स्लैम था। और 122वां जो है क्या था आपका, फ्रेंच ओपन का था। 122वां आपका फ्रेंच ओपन था, 93वां ग्रैंड स्लैम था, एक ही प्रतियोगिता है, ठीक है, ऐसा मत सोचना अलग अलग है। ओके, और यहाँ पर इसका सही जवाब क्या हो जाता है भैया आपका, नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच जो है इसका सही जवाब है, जो सर्बिया के प्लेयर हैं। और यहाँ पर पता है जीतने वाले को कितना मिलता है, जीतने वाले को जो है 49,600, ठीक है, यानी करीब मान के चलो ये जो है पाउंड, ये जो है पाउंड, ठीक है, ये पाउंड, ऐसा मत समझ लेना कि ये डॉलर नहीं है, ठीक है। आपको पता है फ्रांस में और यूरोपियन देशों में डॉलर नहीं चलता है। क्लियर? चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सर्बिया के हैं ये, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 का विजेता राष्ट्र कौन है, चलो बताओ। विश्व एथलेटिक्स चैंपियन का विजेता राज्य कौन है। दरअसल इसमें एथलेटिक्स से संबंधित खेल होते हैं और ये आपके जो है आयोजित कराए जाते हैं। तो आपको बताइए इसका सही जवाब क्या है। तो देखिए यहाँ पर जो भैया आपका विश्व एथलेटिक्स यहाँ पर जो चैंपियनशिप हुआ था, ये 2023 का जो है यहाँ पर कहाँ पर, हंगरी में। जी भैया, 19 से 27 अगस्त के बीच में आपका जो है, अगस्त के बीच में हंगरी में, कहाँ पर, हंगरी में जो है यहाँ पर आयोजित हुआ था, ठीक है, हंगरी में आयोजित हुआ था। ओके, और यहाँ पर अगर पूछा जाए पहले नंबर पर कौन सा देश था भैया, तो पहले नंबर पे आपका यूएसए था, अमेरिका। दूसरे नंबर पर आपका कनाडा था, ठीक है। और भारत इसमें जो है 18वें स्थान पर था, ठीक है। भारत इस खेल में 18वें स्थान पर था, जहां पर एकमात्र पदक नीरज चोपड़ा जी ने जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल लेकर आए थे, बस वही था और कुछ नहीं था। अच्छा, इसमें चीन जैसे देश भाग भी नहीं थे, चीन जापान ये भाग भी नहीं लेते, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, वरना आप लोग जान के चलो। चीन जापान का तो पता है, दक्षिण कोरिया में शायद नहीं लेता होगा, लेकिन यहाँ पर अमेरिका, कनाडा, भारत जैसे देश भाग लेते हैं, ठीक है। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आप इसकी लिस्ट देख लीजिएगा, सारे देश शायद इसमें भाग नहीं लेते हैं, ठीक है, इतना मुझे श्योर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मानव पूंजी में बढ़ता हुआ विनियोग अग्रसारित करता है। चलो बहुत ही कॉन्सेप्चुअल प्रश्न है, केवल आपको समझना और कुछ नहीं करना, ठीक है।
बहुत ही कॉन्सेप्चुअल प्रश्न है, मेरे ख्याल से आप देखते ही इसका जवाब आपके दिमाग में आ गया होगा। मानव पूंजी यानी क्या कहते हैं, ह्यूमन कैपिटल। अगर ह्यूमन कैपिटल में बढ़ता हुआ विनियोग यानी कि अगर आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वो क्या अग्रसारित करता है, बताओ बताए ना। बहुत आसान सा प्रश्न है। अगर आप मानव पूंजी में दोगे तो ये सभी चीजें करें, क्यों, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, आपके अंदर स्किल आएगा, और आपके साथ क्या है, जो भी आपके पास संसाधन उसका आप सही से उपयोग कर लोगे। मेरे पास ये पेन है, मुझे पता है कि इसे मैं 3 तरीके से अगर उपयोग कर सकता हूँ तो मैं 3 तरीके से उपयोग कर लूंगा। उसके लिए अगर मुझे पता है कि इसको बारे में सीख चुका हूँ तो हो नहीं जाएगा, और इसको यूज करने का स्किल अगर मेरे पास है तो इससे क्या होगा, मेरी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी, होता है ना। चल अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसके जन्मदिन पर 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया गया। चलो भैया, ये बारे में मैंने पहले ही बताया हुआ है, और मैंने अपने जो है, खैर वो तो मैंने दूसरे पे बनाया तो कोई बात नहीं, ये चीजें मैंने बताई हुई। चलो बताओ इसका सही जवाब क्या होगा। तो जितने लोगों ने इसका सही जवाब क्या दिया भैया, चौधरी चरण सिंह जी। भैया ये हमारे देश के 5वें प्रधानमंत्री, ठीक है, और तीसरे उप प्रधानमंत्री थे, ठीक है। वाइस, वैसे देखा जाए उप प्रधानमंत्री सा कोई पद नहीं होता, लेकिन ठीक है, ये 5वें प्रधानमंत्री और तीसरे क्या उप प्रधानमंत्री थे, चौधरी चरण सिंह जी। और इन्होंने जो है 1979 से 1980, 1979 से 5वें प्रधानमंत्री जब बने थे तो 1979 से लेकर 1980 के बीच में इनका छोटा सा कार्यकाल रहा था। और इनका जहाँ समाधि बना उसे क्या किसान घाट के रूप में जाना जाता है, क्या, ये किसान घाट। दरअसल इन्हें किसानों का मसीहा के नाम से जाना जाता है। 3 मिनट। हाँ, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। एक किसान जिसके पास 1 से 2 हेक्टेयर तक जोत है वह क्या कहलाता है, बताइए वह क्या कहलाता है, जवाब दीजिए। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। आप देखिए हमारे यहाँ पर किसानों को दरअसल क्या होता है, सीमांत किसान, लघु किसान, बड़ा किसान, मध्यम किसान, ठीक है। अब इनको कैसे करते हैं, देखो अगर आप स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स, देखो एक कैटेगरी अलग होती है स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स, ये तीनों को मिलाकर होता है। जब उनके पास कितना, अप टू 2 हेक्टेयर होता है, अप टू 2 हेक्टेयर होता है तो उन्हें स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स कहते हैं। लेकिन अब अगर डिटेल में यहाँ पर पूछा जाए तो उन्हें क्या कहते हैं, तो देखो जो आपके मार्जिनल यानी कि सीमांत होते हैं उनके पास क्या, 1 हेक्टेयर, कितना भैया, 1 हेक्टेयर होता है, 1 हेक्टेयर से कम हो जाए या 1 हेक्टेयर तक, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर क्या है, जो आपकी स्मॉल यानी कि लघु होते हैं इनके पास 1 से 2 हेक्टेयर के बीच में, कितने, 1 से 2 हेक्टेयर के बीच में होता है। ये जाने रहना, डायरेक्ट प्रश्न आता है ऐसे। बड़ा किसान तो भैया वो होता है जिसके पास क्या है, 10 हेक्टेयर से ज्यादा हो। जब उसके पास 10 हेक्टेयर से ज्यादा होता है तो आपका क्या हो जाता है, लार्ज आपका हो जाता है। और मध्यम मीडियम आपका कौन होता है, जिसके पास क्या, 4 से लेके 10 हेक्टेयर के बीच में हो, कितने, 4 से 10 हेक्टेयर के बीच में हो, ठीक है, 4 से 10 हेक्टेयर के बीच में हो। अभी यही नहीं, अभी एक हो गया, अब अप टू 1 हो गया, 1 से 2 हो गया, 10 हो गया, 4 से 10 हो गया। अभी देखो 2 से 4 की भी एक श्रेणी होती है, ठीक है, 2 से 4 की भी एक श्रेणी होती है जिसे कहते हैं सेमी मीडियम, यानी क्या कहते हैं, मध्य मध्यम। जी भैया, सेमी मीडियम, मध्य मध्यम वो होते हैं जिनकी क्या, जोत 2 से 4 हेक्टेयर के बीच में होती है, ठीक है। ये चीज जाने रहिएगा, ओके। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, तो इसका सही जवाब आपको पता है, 1 से 2 के बीच में जो होगा वो क्या हो जाएंगे, 1 से 2 के बीच में, एग्जैक्टली यहाँ पर इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, बी, क्या, लघु किसान। अभी देखिए मैंने आपके सामने बता ही दिया था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सोया क्षेत्र के रूप में भारत किस राज्य को जाना था। चलो ये भी मैंने आपको कम से कम आज चौथी बार ये प्रश्न करा रहा। दरअसल यूपी के संबंध में आया था तभी मैंने उसके बारे में डिटेल में बता दिया था। दरअसल यूपी यहाँ है भी नहीं, तब मैंने बता दिया था कि अकेले यूपी का लगभग इंडिया का मोर देन 50% केवल वहीं से जाता है। और उसका सही जवाब क्या है, मध्य प्रदेश। इसे सोया प्रदेश के नाम से भी जानते हैं। ये अपने प्रोडक्ट इतना सोया उत्पादन के सोया प्रदेश जानते हैं। चलो भाई आज का आखिरी प्रश्न और इसी साथ क्लास खत्म करेंगे। जाने से पहले अगर क्लास अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर जरूर कर दीजिएगा। डेली यहाँ सुबह 10 बजे आप लोग की प्रैक्टिस सेट चलती है, देखा करिए। संडे स्पेशल जो करंट अफेयर्स की क्लास चलती है जरूर से जरूर कराया कर देखा करिए, ठीक है। और साथ ही साथ सब्जेक्टिव वाइज क्लास भी अब आप लोग की स्टार्ट होने वाली है, क्योंकि डेट लगभग आप मान के चलिए चुनाव लगभग खत्म होने वाला है। तो जैसे जैसे चुनाव खत्म होने तो बढ़ेगा, धीरे धीरे सब्जेक्टिव क्लास की संख्या में बढ़ोतरी होने वाली है, ठीक है। क्योंकि उसी के बाद आपको मैंने बताया चुनाव खत्म होगा तुरंत डेट देंगे, और डेट देंगे उसी के 2 महीने के अंदर एग्जाम कराएंगे, ठीक है। मैंने आपको बताया हुआ है कि अगस्त या अक्टूबर में से चाहे आर ओ और ये पीसीएस में से जो पहले हो जाए होगा, और दोनों इसी महीने के आसपास होगा। ये लगभग आयोग ने मूड बना लिया, लेकिन अभी डेट नहीं बताएंगे क्योंकि सब अभी चुनाव करा रहे हैं।
सब अभी चुनाव करा रहे भैया, एकदम मगन है चुनाव कराने में। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया, भारत। जी भैया, भारत ने पहली बार इंडोनेशिया को हराकर, भारत ने पहली बार इंडोनेशिया को 3-0 से हराकर थॉमस कप, ये थॉमस कप किस खेल से संबंधित है, तो थॉमस कप भैया आपका क्या, बैडमिंटन से संबंधित है, ठीक है। आप जानो ये 32वां थॉमस कप था। यहाँ पर भी देखो, ये देखो जानकारियां जो बताता हूँ ध्यान से देखोगे तो फायदा होगा। और 29वां ओबर कप, ठीक है, ये 29वां ओवर कप था और 32वां थॉमस कप था, जो ये आपका थॉमस कप आपका हुआ, जहां पर भारत ने इंडोनेशिया को हरा करके जो है, शायद मैंने गलत बता दिया, थाईलैंड को हराया था, ठीक है, थाईलैंड को, माफ करेगा, थाईलैंड को यहाँ पर जिन्होंने हराया था, थाईलैंड को इन्होंने हरा करके पहली बार, ठीक है, थाईलैंड को इन्होंने 3-0 से ही हराया था, देश का नाम मैंने गलत कर दिया, थाईलैंड को इन्होंने जो है हराया था 3-0 से, और इसी साथ इन्होंने ये हासिल किया था, ठीक है। अरे यार मैं क्या ही बता रहा हूँ, दिमाग खराब है। थाईलैंड में इसका आयोजन हुआ था, यही होता है ना जब, और इंडोनेशिया को इसने 3-0 से हराया था, ठीक है, इंडोनेशिया को 3-0 से हराया था, ठीक है, समझ गए। और ये बैडमिंटन से जुड़ा हुआ, थाईलैंड में आयोजन हुआ था, इंडोनेशिया को 3-0 से हराया था, पहली बार भारत ने जीता, 32वां थॉमस कप, 29वां ओवर कप है, ठीक है। और बाकी रोज सुबह 10 बजे आ जाए करिए, संडे को स्पेशल करंट अफेयर्स क्लास सुबह 10 बजे चलती है, और बहुत जल्द सब्जेक्टिव वाइज क्लास आने वाली, जो पॉलिटी आएगी, फिर उसके बाद आपका क्या नाम है, आपका पॉलिटी आएगी, फिर उसके बाद आपका भूगोल आएगा, तो सारी चीज़ें यहाँ पर शुरू होने मतलब चल ही रही हैं। पॉलिटी की है मैंने प्ले लिस्ट बनाई हुई, अगर आपने नहीं देखा तो जरूर जरूर देख ले। इसके साथ बाय बाय, टाटा, सी यू। चार्ज पहले फिर अगर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, मुझे इंस्टा पर अगर नहीं फॉलो करते हैं, मैंने क्लास की स्टार्टिंग में ही बताई हुई है, जरूर जरूर फॉलो कर ले। और साथ ही साथ क्या, यहाँ पर क्लास अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दे, और हाँ अपने अन्य दोस्तों को शेयर करना ना भूला करें, क्योंकि उनको भी अगर तैयारी करनी है तो इतनी ही जानदार तैयारी उन्हें भी करनी पड़ेगी। अगर आप उन्हें अपने साथ जो है अधिकारी बनना देखना चाहते हैं, और साथ में मिलकर अच्छी पार्टी करना चाहते हैं, और चाहते हैं जहाँ जहाँ ट्रिप में साथ में जाए, तो उसके लिए पैसा लगेगा, पैसा होने के लिए क्या जरूरी है, सफल होना जरूरी है, सफल होने के लिए क्या है, मेहनत जरूरी है, और मेहनत के लिए क्या है, यहाँ आकर के पढ़ना पड़ेगा। ओके, बाय बाय, टाटा, सी यू।